हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पर्वतों के प्रकार या फिर माउंटेन्स के जो टाइप होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने माउंटेन्स या फिर पर्वतों के काफी लेक्चर डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों को डिस्कस किया था। इसके अलावा विश्व की भी प्रमुख पर्वत चोटियों को डिस्कस किया था। तो उन सभी जो वीडियो मैंने आपको बनाए थे, तो उसको आपने काफी पसंद किया था। तो उसी से रिलेटेड एक और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बच्चों, माउंटेन्स के जो टाइप होते हैं या फिर प्रकार होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, देखिए, माउंटेन्स के टाइप की बात करें या फिर पर्वतों के प्रकार की बात करें, तो कौन कौन से प्रकार के माउंटेन्स हमें देखने, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पर्वत होता है वो होता है नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं? न्यू फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, दूसरा जो पर्वत होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, या फिर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल माउंटेन। ठीक है, रेसिड्यूअल माउंटेन इसको हम बोलते हैं। एक जो पर्वत होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन ही इसको हम बोलते हैं। और एक और जो चौथा होता है उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, या फिर वॉल्केनो, या फिर ज्वालामुखी से जो पर्वत बनते हैं, फिर इनको वॉल्केनिक माउंटेन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार प्रकार के पर्वतों को हमें पढ़ना है। ये कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इन पर्वतों के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं, तो इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो ये टॉपिक है, आप यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर पर्वत होते क्या है ना, थोड़ा सा हम इसको भी समझ लेते हैं। तो विभिन्न भू आकृतियों के आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, ये समुद्र तल है। ठीक है, सी लेवल है। ठीक है, ये सी लेवल हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? समुद्र तल। समुद्र तल या फिर सी लेवल। ठीक है, इससे थोड़ा सा जो ऊंचा स्थान होगा, लगभग आप बोल सकते हैं 150 से 300 मीटर ऊंचा। 150 से 300 मीटर जो ऊंचाई का क्षेत्र होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मैदान या फिर प्लेन रीजन, या फिर प्लेन। ठीक है, मैदान या फिर प्लेन बोलेंगे। 150 से 300 मीटर ऊंचा समुद्र तल से। ठीक है, इससे थोड़ा सा और इस प्रकार से ऊंचा स्थान, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पठार। क्या बोलेंगे? पठार, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे प्लेट्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पठार या फिर प्लेट्यू। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? लगभग 300 से 600 मीटर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 300 से 600 मीटर ऊंचाई हो सकती है। अब किसी पठार की ऊंचाई और ज्यादा हो सकती है। जैसा कि आप यदि भारत का एग्जांपल देखेंगे, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर एवरेज है। ठीक है, तो अलग अलग पठार या फिर मैदान की ऊंचाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ये हम एवरेज लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैदान 150 से 300 मीटर ऊंचा होता है और पठार 300 से 600 मीटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे भारत की भी यदि आप मैदान की बात करेंगे, तो भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है या फिर नदर्न प्लेन है, उसकी ऊंचाई भी कितनी है? 50 से 150। ठीक है, तो ये एक हम एवरेज लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, 150 से 300 या फिर 300 से 600। इससे और ऊंची संरचनाओं की बात करें तो पहाड़ियां होती हैं, हिल्स होती हैं, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पहाड़ी या फिर हिल्स। ठीक है, नॉर्मली आप देखेंगे 900 या फिर 1000 मीटर की ऊंचाई की जो संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं हिल्स। ठीक है, 900 1000 आप इसको बोल सकते हैं मीटर। ठीक है, और इससे और ऊंचे जो होते हैं, जिनके शिखर होते हैं, ढाल तीव्र होते हैं और क्षेत्रफल में बड़े होते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्वत या फिर माउंटेन। ठीक है, पर्वत या फिर इनको हम माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, पर्वत या फिर माउंटेन इनको हम बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब माउंटेन्स तो आपको पता ही होगा, हिमालय सबसे ऊंचा माउंटेन है, एवरेज उसकी ऊंचाई ही लगभग 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 88-48 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये कुछ ऊंचाई के आधार पर आप इन संरचनाओं को समझ सकते हैं। मैदान क्या होता है, पठार क्या होता है, पहाड़ियां क्या होती हैं, या फिर पर्वत क्या होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहां पर भी एक डायग्राम है, एक बार और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि देखिए, ये सी लेवल है, इससे थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा प्लेन या फिर मैदान कहलाएगा। जैसे कि हमारे भारत में उत्तर का विशाल मैदान है, 50 से 150 मीटर उसकी एवरेज ऊंचाई है। ठीक है, यहां पर देखिए ये प्लेट्यू है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है, 600 से 900 मीटर उसकी एवरेज ऊंचाई है। ये मान लीजिए पहाड़ी हो गई, और ये
पर्वत हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं माउंटेन्स, इस आधार पर आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब भारत में एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां पर कौन सी संरचना है। जैसा कि आप देखेंगे तो यहां पर आपको हिमालय रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो पूरा रीजन है, ये कौन सा रीजन है बच्चों? हिमालय, ठीक है, हिमालय, या फिर इसको हम बोलते हैं हिमालय, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, एवरेज ऊंचाई कितनी है इसकी? 6000 मीटर, ठीक है। एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर या 6100 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला, इसको मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं इसको हम? नदर्न प्लेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं नदर्न प्लेन या फिर उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं। इसकी ऊंचाई है 50 से 150 मीटर समुद्र तल से, ठीक है। और जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूं, व्हाइट कर देता हूं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। इसकी ऊंचाई कितनी है? एवरेज 600 से 900 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। तो इस आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई पर भारत में ये कौन कौन से स्थान है, ठीक है। भू आकृतियों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पर्वत तो समझ में आ गया होगा कि पर्वत क्या होते हैं। अब हम इसके टाइप को भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप मैंने आपको बताया था, ये है बच्चों वलित पर्वत, है ना। वलित पर्वत या फिर इसको हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन, या फिर इसको नवीन वलित पर्वत या फिर न्यू फोल्डेड माउंटेन बोलना और ज्यादा सही होगा। क्या बोलेंगे इसको हम? नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, या फिर इसको क्या बोलेंगे? न्यू फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। क्यों लगा दिया? क्योंकि पुराने वलित पर्वत भी होते हैं, अभी मैं आगे एक्सप्लेन आपको करूंगा, ठीक है। तो इसको नवीन वलित पर्वत या फिर न्यू फोल्डेड माउंटेन बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब नवीन वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो नवीन वलित जो पर्वत होते हैं बच्चों, इनका निर्माण विवर्तनिकी प्लेटों के संकुचन और संपीड़न, ठीक है, के फलस्वरूप होता है। इन वलों के फलस्वरूप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए, ये एक प्लेट है ना, और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। इन प्लेटों का मूवमेंट इस प्रकार से है, एक दूसरे के साइड हो रहा है, इस प्रकार से। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये आपस में इस प्रकार से आ रही हैं एक दूसरे के पास, ठीक है। तो एक टाइम के बाद जब ये कोलाइड होंगी, आपस में भिड़ेंगी, ठीक है, तो इनके संपीड़न और संकुचन बल के कारण, ठीक है, यहां पर इनमें फोल्ड हो जाएगा और इस प्रकार से माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? नवीन वलित पर्वत या फिर न्यू फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिमालय, ठीक है, हिमालय, ठीक है। अब ये प्लेट क्या होती है, तो ये इसका एक पूरा डिटेल लेक्चर है, हम कभी ना कभी इसको भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में बता देता हूं, जो विवर्तनिकी प्लेटें होती है ना, जो आप पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट देखते हैं, पृथ्वी पर 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जो ऊपरी लेयर है पृथ्वी की, क्रस्ट, है ना, एक डायग्राम और बना के बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है, पृथ्वी का। ये ऊपर वाला हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये अंदर वाला हो गया कोर। तो ये जो ऊपरी क्रस्ट है ना, ये जो ऊपरी क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर है, ये वाली लेयर, तो इसको हम बोलते हैं प्लेट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्लेट, या फिर इसको हम स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर भी इसको हम बोलते हैं। ये लगभग 100 से लेकर के 200 किलोमीटर मोटी प्लेटें होती हैं, जो कि अंदर यहां पर आप देखेंगे, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर लावा भरा हुआ है, यहां पर लावा भरा हुआ है मेंटल में, और इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल। तो जो ये प्लेटें होती हैं, जो स्थल मंडलीय खंड होता है, इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर या फिर इसी के ऊपर एक प्रकार से आप बोले तो तैर रहा है ना। तैरना शब्द सही नहीं होगा, पर बहुत स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। अब कुछ प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं इस प्रकार से, कुछ प्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे के दूर जाती हैं, और कुछ प्लेटें घर्षण करते हुए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ऐसे देखिए, कुछ प्लेटें क्या करेंगी, कुछ प्लेटें इस प्रकार से एक दूसरे के पास आएंगी, कुछ प्लेटें क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, और कुछ प्लेटें क्या करेंगी, जैसे मान लीजिए एक प्लेट यहां आ रही है और एक प्लेट यहां जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्लेटों का अभिसरण, मतलब प्लेटें भिड़ रही हैं, इससे वलित पर्वत बनते हैं, ठीक है। जो ये यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, इसको हम बोलते हैं प्लेटों का अपसरण, ठीक है।
और इसको हम बोलते हैं संघर्षी प्लेट किनारा। इससे भूकंप वगैरह आते हैं, ठीक है। इससे नए क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये सब हम हालांकि नया कोई जब एक लेक्चर डिस्कस करेंगे प्लेट विवर्तनी का तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे। अभी बस आपको ये समझना है कि प्लेटों के कोलाइडेशन के पश्चात वलित पर्वतों का या फिर नवीन वलित पर्वत या फिर न्यू फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है, ठीक है, प्लेटों में संकुचन और संपीड़न बल के कारण। तो इस प्रकार से बच्चों प्लेट विवर्तनी की जो प्लेटें होती हैं इनके कोलाइड होने के पश्चात वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक यहाँ पर मैंने इमेज रखी है, देख लीजिए। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। ये आपस में भिड़ी और इनके संकुचन के कारण यहाँ पे इस प्रकार से फोल्ड पड़ गए और यहाँ पर एक माउंटेन का निर्माण हो गया जिसको हम बोल रहे हैं वलित पर्वत, ठीक है। चलिए अब कुछ जो वलित पर्वत है इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि विश्व में कौन कौन से नवीन वलित पर्वत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आपको विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एंडीज। क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत। इसकी विशेषता क्या है बच्चों? ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 7,000 से लेकर के 8,000 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, याद रखना है। यहां पर आपको पश्चिमी कालडेरा के अंतर्गत रॉकी वगैरह और भी बहुत सारे माउंटेन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो रॉकी आप यहां पर एग्जांपल याद रख सकते हैं। रॉकी माउंटेन है यूएसए में, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो आल्प्स देखने को मिलता है यूरोप में, ठीक है। यहां पर आपको एटलस देखने को मिल जाता है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत। भारत में यहां पर हिमालय देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। यहां पर आप देखेंगे तो काकेशस पर्वत देखने को मिल जाता है, कुनलुन पर्वत देखने को मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो कि नवीन वलित पर्वत का यहाँ पर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी देखने को मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए? एंडीज हो गया, रॉकी हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो आल्प्स हो गया, इसके अलावा काकेशस पर्वत हो गया, यहाँ पर एटलस पर्वत हो गया, यहाँ पर हिमालय हो गया, कुनलुन हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है वलित पर्वतों के या फिर नवीन वलित पर्वतों के, ठीक है। चलिए अगले माउंटेन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर या फिर हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच मिल जाएंगे, तो आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरी लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाती हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बाइलिंगुअल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और लगभग 1 साल की वैलिडिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये एक ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच है, आप यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पर जो जीएस का फाउंडेशन बैच है ना, जनरल स्टडीज जो होती है, जीके जो होता है, इसका बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया है जिसको हमने नाम दिया है आरंभ बैच। क्या नाम दिया है हमने? आरंभ बैच। इसमें लगभग आपको यहाँ पर 11 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं, प्लस आपको करंट अफेयर की मंथली ई बुक भी देखने को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ऐसे लगभग आपको 11 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच होने वाला है। बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप ये नंबर भी डायल कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारी जो क्रेजी जीके ट्रिक की एक और एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, तो इनको भी आप अवेल कर सकते हैं। DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें, ठीक है। चलिए तो एक पर्वत हमने पढ़ लिया बच्चों जिसका नाम था नवीन वलित पर्वत या फिर न्यू फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। अगला पर्वत है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, या फिर रेसिडुअल माउंटेन। ये कैसे बनते हैं बच्चों? ठीक है, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं या फिर जो रेसिडुअल माउंटेन होते हैं ये हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है ना, पृथ्वी के सबसे पुराने माउंटेन है, सबसे पुराने, ठीक है, सबसे पुराने, करोड़ों वर्ष पुराने ये माउंटेन है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड के ये पर्वत श्रृंखला है, याद रखना है। और क्या हुआ है इनके साथ? बहिर्जात बलों के कारण, बहिर्जात बल मतलब आपको साधारण भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं, ताप के कारण, दबाव के कारण, वर्षा के कारण और भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं पृथ्वी पर, तो इन सभी बलों के कारण इन पर्वतों का क्या हो गया है? अपक्षय, अपर्दन हो गया है, या फिर ऐसा बोले इनका क्षरण हो गया है, ठीक है। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए जब इसका निर्माण हुआ था करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, तो ये अरावली कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, ऐसा रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी श्रृंखला रही होगी ऐसी बहुत लंबी और बहुत ऊंची। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ
ताप के कारण, दाब के कारण, वर्षा के कारण, अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण इसका क्षरण हो गया, ठीक है, इन पर्वतों का क्षरण हो गया। अब क्या होता है, ये कहीं कहीं पर दिखाई ही नहीं देते। अब पहले ऐसे थे, अब कैसे दिखाई देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। अभी ऐसे दिखाई देंगे, मान लीजिए कहीं पर ऐसे हैं, कहीं पर हैं ही नहीं, इस प्रकार से बिल्कुल क्षरण हो गया इनका, है ना, इस प्रकार से कहीं कहीं दिखेंगे ही नहीं, कहीं कहीं बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। तो इनकी हाइट भी कम हो गई है, कहीं कहीं पूर्णतः ये समाप्त भी हो गए हैं, और इनके अवशेष पार्ट ही शेष बचे हुए हैं, है ना, इनका क्षरण हो चुका है। तो इनको ही हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अरावली, हमारे भारत में स्थित अरावली पर्वत, जो कि मुख्यतः राजस्थान राज्य में फैला हुआ है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में आता है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कहां कहां पर फैला है राजस्थान में, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। जो अरावली है बच्चों, ये गुजरात में, ठीक है, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में, इन राज्यों में फैला हुआ है। मुख्यतः ये राजस्थान में फैला हुआ है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसकी सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है, मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑलरेडी बच्चों मैंने इसका लेक्चर बना रखा है, भारत की प्रमुख चोटियां, आपने उसको बहुत पसंद भी किया था, आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत समझ गए, करोड़ों वर्ष पहले बने थे। इनको बच्चों एक और बात याद रखना, इनको पुराना वलित पर्वत, पुराने वलित पर्वत, वलित पर्वत या फिर ओल्ड फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। इनको ओल्ड फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है या फिर अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। अपलेशियन पर्वत जो कि यूएसए और कनाडा में है, अरावली पर्वत इंडिया में है, जो भारत का पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट माउंटेन है, या फिर जो नीलगिरी है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखिए अपलेशियन पर्वत है कनाडा और यूएसए में, ये भी इसी पर्वत का एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। चलिए अगला जो पर्वत है बच्चों तीसरा, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या फिर अवरोधी पर्वत। इंग्लिश में भी ब्लॉक बोलते हैं, यहां पर हिंदी में भी इसको नॉर्मली ब्लॉक शब्द ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं, मान लीजिए कोई प्लेट है ना, अभी मैंने आपको प्लेट समझाया था क्या होती है, ये कोई प्लेट है, स्थल खंडलीय भूभाग है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहां पर भ्रंश पड़ गई, दरार पड़ गई, ठीक है, टेंशन के कारण इन जो ये चट्टाने थी इनमें क्रैक पड़ गई, या फिर भ्रंशन के कारण इनमें दरार पड़ गई, ठीक है, भ्रंश पड़ गए। अब क्या होगा, जो ये बीच वाला ये वाले हिस्से हैं ये नीचे धस जाएंगे, ये नीचे धस जाएंगे, तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। बीच में ये वाला हिस्सा ऊपर ही रह जाएगा और ये हिस्सा इस प्रकार से नीचे धस जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये हिस्सा नीचे धस गए और ये हिस्सा ऊपर ही रह गया, तो बीच में ये माउंटेन्स टाइप का इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। मतलब साइड वाले जो हिस्से हैं वो नीचे धस गए और बीच वाला हिस्सा ज्यों का त्यों का ऊपर ही रह गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये पर्वत की तरह दिखाई देने लगेगा, इसको ही हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा बच्चों इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए आप यदि सतपुड़ा को देखेंगे भारत में, ठीक है, तो यहां पर हम मैप की ओर चलते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर मैप में देखिए, यहां पर देखिए एक नदी बहती है नर्मदा नदी, ठीक है, और यहां पर एक नदी बहती है ताप्ती नदी, और बीच में आपको इस प्रकार से सतपुड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, बीच में पर्वत, यहां पर भी भ्रंश है और यहां पर भी भ्रंश है, तो उसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पर सतपुड़ा है, इसके आप दक्षिण में देखेंगे तो यहां पर ताप्ती नदी का भ्रंश है, उस भ्रंश में ताप्ती नदी बहती है, और इसके उत्तर में आप यदि देखेंगे तो नर्मदा नदी का भ्रंश है, ठीक है। तो ये दो भ्रंशों के बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर देखिए, मान लीजिए ताप्ती नदी बह रही है और यहां पर नर्मदा नदी बह रही है, और बीच में ये खड़ा हुआ जो पर्वत है इसको हम बोल रहे हैं सतपुड़ा, ठीक है। तो याद रखना है कि इसकी हम थोड़ा सा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इसका निर्माण तनाव और खिंचाव के कारण, टेंशन के कारण, इन शक्तियों के कारण भ्रंश या फिर दरारें बनती हैं, ठीक है, स्थल खंड में, जिससे धरातल का कुछ भाग नीचे धंस जाता है, ठीक है, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के ऊंचे उठे भाग अवरोधी ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। भ्रंशों के निर्माण से संबंध होने के कारण इसको भ्रंशोत्य पर्वत भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, भ्रंशोत पर्वत भी है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। साइड वाले हिस्से नीचे धस गए और ये बीच वाला ऊपर ही खड़ा रहा, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सतपुड़ा है। इसके कुछ अन्य एग्जाम्पलों की यदि हम बच्चों बात करें तो सतपुड़ा हो गया भारत में, बार्जेस पर्वत है फ्रांस के अंतर्गत, इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सियरा नेवादा ये यूएसए में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में। तो ये कुछ ब्लॉक माउंटेन्स के अच्छे एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छा सतपुड़ा यहां पर एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
अगला जो माउंटेन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत या फिर वॉल्केनिक माउंटेन। ये क्या होते हैं तो आपको पता ही होगा, जो हमारी पृथ्वी है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, 3 लेयर होती हैं, है ना। यहां पर एक बार फिर से बता देता हूं, है ना। ये पृथ्वी का हमने एक टुकड़ा निकाल लिया, तो ये जो ऊपरी वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ये होती है मेंटल, और अंदर वाली होती है कोर, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी का क्रस्ट है ना, ये क्या है, ये क्रस्ट है। और जो मेंटल की जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी मेंटल की जो ऊपरी लेयर है, यहां पर मैं बना देता हूं ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने बना दी। तो इन दोनों को मिलाकर ही बोलते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल। और अंदर क्या है, अंदर यहां पर एस्थेनोस्फीयर है या फिर दुर्बलता मंडल है, जहां पर मैग्मा भरा हुआ है, गर्म अर्ध तरल अवस्था में प्लास्टिक स्टेज में लावा भरा हुआ है, गर्म, ठीक है। अब ये क्या होता है, लगातार या इस प्रकार से घूमता रहता है, और जहां पर भी प्लेट कमजोर मिलती है तो ब्रेक करके ऊपर निकल आता है, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं ज्वालामुखी, है ना। शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। तो इन ज्वालामुखियों से जब लावा बाहर आता है इस प्रकार से, तो धीरे धीरे इस प्रकार से पृथ्वी पर एक माउंटेन का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, है ना। मतलब क्या होगा, ज्वालामुखी से लावा इस प्रकार से लगातार बाहर आएगा, और जो लावा है वो ठंडा होकर के इस प्रकार गुंबद के आकार में जमता जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और ठंडा होने के पश्चात, काफी समय के पश्चात, इस प्रकार से एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। और याद रखना, खासतौर पर जो माउंटेन्स बनते हैं लावा के निकलने के पश्चात, तो वो अम्लीय लावा होता है, क्योंकि अम्लीय लावा क्या होता है, ये गाढ़ा होता है, ठीक है। तो अम्लीय लावा गाढ़ा होता है, और इसी लावा के निकलने के पश्चात ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल किलिमंजारो तंजानिया में है। जल्दी से कमेंट में बता दो किलिमंजारो की हाइट कहां पर है, सॉरी, किलिमंजारो की हाइट कितनी है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो किलिमंजारो कहां पर है, तंजानिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत है, ठीक है। याद रखना, डेड वॉल्केनो का एग्जांपल है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केन्या, ये भी अफ्रीका में है, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केन्या, केन्या कंट्री के अंतर्गत ही आती है। माउंट पोपा, ये आपको देखने को मिल जाएगा, हमारे म्यांमार में ही है। फ्यूजियामा जापान, विसुवियस इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, और भी बहुत सारे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे ज्वालामुखी पर्वत के, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार से बनते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, लगातार लावा के निकलने के पश्चात इस प्रकार से फॉर्म हुआ है या फिर बना है, ठीक है। तो बच्चों, ये 4 प्रकार के जो पर्वत होते हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नवीन वलित पर्वत को हमने डिस्कस किया, अवशिष्ट पर्वत को हमने डिस्कस किया, इसके अलावा ज्वालामुखी पर्वत को हमने डिस्कस किया, और ब्लॉक पर्वत को हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यहां से आपको मेंस में भी लिखने को आ सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अरावली किस पर्वत का उदाहरण है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, प्राचीनतम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो उसका आंसर क्या होता है, अरावली। तो किस पर्वत का एग्जाम्पल है बच्चों, ये अवशिष्ट या फिर रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली, ठीक है, जो कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना था, और अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको पुराना वलित पर्वत भी आप बोल सकते हैं, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन भी बोल सकते हैं। सतपुड़ा की यदि हम बात करें, तो सतपुड़ा किस पर्वत का उदाहरण है, ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, उसमें दरार पड़ जाती है, तो जो साइड वाले हिस्से होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यदि मैं बना दूं, तो ये नीचे धंस जाएंगे इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। ये नीचे आ गए और ये ऊपर ही रह गया, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। सतपुड़ा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। जो हमारा ईस्टर्न घाट माउंटेन है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नहीं, सॉरी, ईस्टर्न घाट जो है वो उसका एग्जाम्पल है, अवशिष्ट पर्वत का इसका नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विश्व के प्राचीनतम पर्वत कौन से हैं, या फिर कौन से होते हैं। तो जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं, रेसिडुअल माउंटेन होते हैं, ये विश्व के प्राचीनतम पर्वत होते हैं। इनको ओल्ड फोल्डेड माउंटेन की संज्ञा में भी रखा जा सकता है। अगला है, किलिमंजारो किस पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। किलिमंजारो, तो ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है ना, डेड वॉल्केनो है। कहां पर है, तंजानिया में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। इसका कमेंट में आपको आंसर देना कि इसकी हाइट कितनी है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विश्व में ज्यादातर लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं किस पर्वत का उदाहरण होता है। जो विश्व की सबसे लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये किस पर्वत का उदाहरण होती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। जैसे कि आप देखेंगे, हिमालय 2400 किलोमीटर लंबाई में है, और लगभग 6000 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। एटलस को आप देख लीजिए, है ना। एंडीज को देखिए, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है। रॉकी को देख लीजिए, लगभग 4800 किलोमीटर लंबी है।
ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देख लीजिए। तो ये सभी बहुत ही लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जो कि नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत हम इनको रखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रकार के ये पर्वत होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनके प्रमुख एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ना। इसके अलावा 2 और मैंने टॉपिक कवर किए हुए हैं माउंटेन्स से रिलेटेड, तो वो भी आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन पर आप पढ़ सकते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, है ना। मिलेंगे बहुत ही जल्द बहुत अच्छे लेक्चर के साथ। यदि आप कोई खास लेक्चर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आपको उसके रिप्लाई भी करूं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।